नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है और कुछ ऐसी बैठकें हुई हैं जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब मुसलमानों और मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाती है और कई तरह की बैठकों का दौर चलता है। इससे पहले अखिलेश यादव जी की फोटो वायरल हुई जिसमें अखिलेश जी एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठे नजर आए। हालांकि जो मस्जिद के केयर टेकर थे उनका एक घर भी वही था। नदवी जी की बात करें जो कि सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी। हालांकि इसे बहुत कैजुअल तरीके से बताया गया कि बस एक पारिवारिक मुलाकात के तौर पर सभी लोग वहां पर गए थे। लेकिन क्या बस ये इतना ही था? इसके अलावा संघ की एक बड़ी बैठक चल रही है पसमानदा मुसलमानों को लेकर, जिसमें देश में पिछड़े मुसलमानों की बात की जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को आगे रखने की बात कही है। तो बार बार मुसलमानों को केंद्र में रखकर राजनीति या फिर सियासी वोट बैंक, आज चर्चा न्यूज रूम में इसी मुद्दे पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जिस तरह से मोहन भागवत ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की बात की और जो मुस्लिम संगठन है उनके अनुयायियों को बुलाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर नजर आई जहां पर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं। हाल ही में मदनी की तरफ से भी बाकायदा एक डिनर का आयोजन किया गया, एक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जब अखिलेश यादव पहुंचे उनके साथ में मौजूद थी उनकी पत्नी डिंपल यादव भी। और उसकी तस्वीर जब सामने आई तो जमकर निशाना भी साधा जा रहा है और जाहिर सी बात है सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो मुलाकात और भोज या जो चर्चा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित होती नजर नहीं आती। आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी पिक्चर इन दोनों ही भोज और मुलाकातों के माध्यम से नजर आती है और इन मुलाकातों के क्या मायने हैं उसके बारे में करेंगे आज चर्चा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मुलाकात में ये पहली मुलाकात भी नहीं है। पहले भी मुलाकातें ऐसी हुई हैं। 2019 की बात की जाए या 2023-22 की बात की जाए, पहले भी ऐसी मुलाकातें हुई हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने पहले भी बुद्धिजीवियों से जो है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जो है मुलाकात की है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरएसएस से जुड़ा एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो वहाँ उसके द्वारा, एमआरएम के द्वारा भी लंबे समय से ऐसे जो संवाद हैं जिसमें मुस्लिम विद्वान होते हैं, धर्मगुरु कह लीजिए, और समाज के जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं उनसे संवाद किया जाता है। तो अब 2023 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक राष्ट्र एक ध्वज एक राष्ट्रगान की भावना को लेकर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय से संवाद का राष्ट्रव्यापी अभियान जो है चलाने की घोषणा की गई थी। अब संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, उनके आप बयानों को अगर आप जरा देखेंगे तो वो केवल हिंदुत्व की बात नहीं करते। वो केवल उनकी आइडियोलॉजी को, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो इंसान सोचता है कि बीजेपी आरएसएस एक ही हैं, एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक ही बात करते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी जो झलकती है वो केवल हिंदुत्व की नहीं है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक तरीके से राष्ट्रवाद जो होना चाहिए, कैसे देश में चीज़ें चलनी चाहिए। अब जैसे ज्ञानवापी वाला मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ऐसे भी डिस्कशंस हुए हैं। पहले जितनी चर्चाएं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढा जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और ऐसे कई ऐसे बयान मोहन भागवत जी की तरफ से आए हैं जिनमें आप ये देखेंगे कि लोग कहते हैं कि विरोधाभास है। क्या ये मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई शिवलिंग ना ढूंढा जाए? ये मुझे लगता है कि दरगाह, जो अजमेर की दरगाह वाला मामला था, उस मामले पर भी उनका एक बयान आया था। वो भी लोगों को लगा था कि भाई क्या ऐसा मामला, इस तरीके का बयान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो कई बयान उनके आते हैं और माननीय मोहन भागवत जी जिस तरीके से हर बात को रखते हैं, तो वो देश की एकता के हिसाब से कि भाई देश एक कैसे रहे, उसमें आप देखिए मुस्लिम समाज भारत में है। अब आप आरएसएस को अगर एक छवि ऐसे प्रस्तुत, विपक्ष जिस तरीके से करना चाहता है एंटी मुस्लिम की, तो वो छवि जो है वो हर बार धूमिल हो जाती है कि उनके प्रयास करने का, उनका प्रयास धूमिल होता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर वो ऐसे संवाद होते हैं। और ये फिर संवाद हो रहा है, अब विपक्ष में हंगामा होगा। आशीष, नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। चूंकि अभी मोहन भागवत का जिक्र कर रहे थे, मोहन भागवत जी के एक बयान का जिक्र अभी यहाँ पर हमारे मित्र शिवम कर रहे थे। दिसंबर 2024 का वो बयान था। दरअसल उस समय देश के अलग अलग मस्जिदों में मंदिरों को क्लेम करते हुए कई सारे टाइटल सूट दाखिल किए गए थे और उसी वक्त मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हर मंदिर के नीचे जो है, हर मस्जिद के नीचे जो है वो आप मंदिर मत ढूंढिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर
हिंदुओं के एक बड़े नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रहते हैं और हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं, ये बयान था। और हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना ठीक नहीं है। हालांकि इस बयान को लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं भी हुई थी, तमाम तरह की बातें भी की गई थी, लेकिन संघ प्रमुख का अपना बयान अपनी जगह कायम रहा और उन्होंने साफ कहा था ये बात। जनवरी 2023 का भी उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। तब मोहन भागवत साहब ने यह कहा था कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में ही पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षित चल सकती है। तो जिस बात की जानकारी अभी शिवम दे रहे थे कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ये जो मीटिंग है वो हो रही हो। इससे पहले मुझे ध्यान में है, वो मैंने मीटिंग भी कवर की थी 2022 में। उस समय मीटिंग की गई थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की ही अगुवाई में, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ये बैठक हुई थी, जिसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, जिसमें यह भी मुद्दा था कि जो मुसलमान हैं उनको किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर किया जाए। जो बुद्धिजीवी मुसलमान थे, धार्मिक स्कॉलर थे, मौलाना थे, इन सभी के साथ जो थी वो बैठक थी। कई सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। ज्ञानवापी का मुद्दा था, हिजाब का मुद्दा था, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा था। तो ये तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। लेकिन अब इस बैठकों के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह भी है। देखिए, कल ही एक देर शाम एक जमीयत की बैठक हुई थी, जमीयत उलमाए हिंद की एक बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, चाहे इमरान मसूद साहब हों, चाहे जवाहरुर रहमान बर्क साहब हो, उनको बुलाया गया था, वो शामिल भी हुए थे। वहां पर भी कई तरह की जो बातें थी उन पर मंथन हुई थी। उसमें SIR को लेकर मंथन हुई थी, देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर मंथन हुई थी। तो तमाम तरह के मंथन उधर भी हुए थे। लेकिन ये मंथन अलग है। ये मंथन है कि किस तरीके से जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको मुख्य धारा में लेकर आया जाए। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बात को भी जानना और समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में जो मुसलमानों का टोटल वोट फीसदी है, उसमें से 83% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं जो अक्सर हाशियों पर रहते हैं। और यही केंद्र सरकार चाहती है कि उनको मुख्य धारा में लेकर आए, जिनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। 83% है, समझिए, इस पसमानदा मुसलमानों को। बिहार में जितने भी मुसलमान हैं उनके आबादी का, यानी अगर हम देखें तो 16.6% जो है वो मुसलमानों की आबादी है बिहार विधानसभा में। उसमें से 80% के करीब जो है वो पसमानदा मुसलमान है, 83%। यानी कि आशीष, क्या आप ये कहने की कोशिश करें कि RSS की जो मीटिंग है ये एक तरह से संवाद वाली राजनीति है, और एक तरफ हिंदुत्व राष्ट्र की जब बात की जाती है उसको लेकर एक अलग परसेप्शन और एक अलग लोगों के दिमाग में एक अलग विचारधारा, एक अलग छवि बन रही थी, तो उसको तोड़ने की एक तरह से संवाद के माध्यम से कोशिश की जा रही है उस छवि को? नहीं, देखिए, सितंबर 2021 का एक मोहन भागवत साहब का बयान है, मुझे ध्यान में भी है। वो बयान में मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि भारत में रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके पूर्वज जो हैं वो एक समान है। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं। हम मुस्लिम वर्चस्व को नहीं, बल्कि भारत के वर्चस्व की सोच रखनी होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू ये कोई जाति या भाषा या वाचक या संज्ञा नहीं है। उन्होंने इस बात को साफ कहा था कि यहाँ हर व्यक्ति के विकास उत्थान का मार्गदर्शन करने वाली परंपरा का नाम है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा, पंथ, धर्म के हो, वो हिंदू हो। इसलिए समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तो जो RSS है वो सभी को साथ लेकर चलने चाहती है। वो यही कह रही है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। चूंकि यहां पर बंटवारे की जो सियासत है वो की जा रही है, दो अलग अलग धार्मिक समुदायों को अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन RSS उनको एक साथ एक मंच पर और एक धारा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम मंच है उनका। अब इसमें कोई अगर आप बोले कि केवल हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वहां पर ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो नहीं, लेकिन उनका थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। अब नैना पहले आप बोलिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि इस बात को लेकर अलग अलग जो रिएक्शंस है, दरअसल जब स्थापना हुई थी RSS को लेकर उस समय हिंदू राष्ट्र की बात हुई, खासतौर से गोलवलकर की कहा जाता है कि उनकी विचारधारा जरूर ये एक तरह से रही है कि भाई हिंदुत्व राष्ट्र हो, और जो इस विचारधारा को नहीं शामिल करते हैं उनको लेकर अपना कोई स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो वहां से एक अलग उसको ही विपक्ष ने एक धारा बनाया, उसको एक जरिया बनाया, और हमेशा इसी उद्देश्य और इसी बयान और इसी विचारधारा के माध्यम से हमेशा टारगेट करते रहे। लेकिन जैसा कि आशीष भी कह रहे थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत पिछले कुछ वक्त से जब मंदिरों पर एक्शंस या फिर इतनी जब पिटिशंस दायर हुई, उसके बाद लगातार उनके जो बयान सामने आए वो उस विचारधारा से इतर जरूर नजर आते हैं और सबको साधने की कोशिश करते हुए वो देखे जाते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि भाई देश का बंटवारा जो हुआ वो बंटवारा किस आधार पर हुआ, वो मजहब के आधार पर ही हुआ।
तो अब वो कहें कि अगर आरएसएस एक भावना, अगर ये जो आप बात रख रही हैं सत्य है कि भाई हिंदू राष्ट्र की सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक कारण ये जरूर हो सकता है कि भाई जब एक जो बंटवारा कर दिया गया और ये धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था, जिन्ना ने जो किया वो धर्म के आधार पर ही जो है वो किया गया। अब बाकी अब जो बचा कौन सा राष्ट्र, फिर जो एक अब डेमोक्रेसी तो बिल्कुल है, अब हिंदू राष्ट्र क्या है ये भी तो एक वो है ना। हिंदू राष्ट्र में क्या केवल हिंदू रहेंगे, ये भी नहीं है ना। देखिए हिंदुस्तान में हर कोई रहता था, मैं तो आजादी से पहले। आप लोग शायद इसको पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं देख रहे, मैं इसको पॉलिटिक्स के चश्मे से देख रहा हूँ। मुसलमानों का वोट आमतौर पर विपक्ष के लिए एकजुट रहता है, और जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर बीजेपी को जहां लॉस होता है तो वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोट करती है। कोशिश ये हो सकती है, संख्या की संघ राजनीतिक संगठन नहीं, समाज सेवा सेवी संगठन है आरएसएस, फिर भी कोशिश ये हो सकती है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को, वो मुसलमान जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा हैं, जिसमें अलग अलग वर्ग आते हैं, वो बीजेपी के साथ कैसे आए। क्योंकि पसमानदा मुसलमानों की संख्या इस देश में टोटल, अगर पॉलिटिक्स टोटल आप आबादी की बात कीजिए तो लगभग 85% है, कहीं कम ज़्यादा है, कहीं 78% मिलेगा, कहीं 80% मिलेगा किसी राज्य में, किसी स्टेट में, तो ये हिसाब है। पसमानदा पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आमतौर पर मुसलमानों का वोट पैटर्न 2020 में जब बिहार में इलेक्शन हुए तो 77% मुसलमानों के वोट जो हैं वो अपोजिशन को मिले। अदर्स की छोड़ दिए, अदर्स को काउंट नहीं कर रहा। 2021 में पश्चिम बंगाल में 75% वोट मुसलमानों के जो है वो वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उनको गया। उत्तर प्रदेश में 2022 में 79% मुसलमानों ने विपक्षी दल को वोट किया, 2022 में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के। अब इसको आप आइए कि ये जो है वो बीजेपी को नुकसान कर रहा है कई स्टेट्स में, जिसमें आप कर्नाटका देख लीजिए। कर्नाटका में बीजेपी की अच्छी खासी मजबूत सरकार हुआ करती थी, लेकिन वो सरकार चली गई। अब आते हैं पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमान कौन है? पसमानदा मुसलमानों का आंकड़ा तो बता दिया कि 70 से 85% के बीच है। इसमें आते हैं धोबी, दर्जी, जुलाहे, कसाई, नाई, तेली, भिश्ती, रंगरेज, गुर्जर, घोसी, आज ये सब जातियां इसमें आते हैं। और इसके अलावा पसमानदा मुसलमानों की सटीक संख्या के बारे में आंकड़े नहीं, क्योंकि 1931 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 14.2% था। 2023 में सरकार ने एक अनुमान दिया कि ये जनसंख्या बढ़कर 19.75 करोड़ हो गई है। 85% अनुमान को आधार माना जाए तो पसमानदा मुसलमानों की संख्या 14 से 16-17 करोड़ के बीच हो सकती है। और सारा जो पॉलिटिक्स है वो यही 14 और 16-17 करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि विपक्ष का दावा तो पूरे मुस्लिम वोट बैंक पर है। लेकिन ये जो आप एफर्ट देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का एफर्ट हो, चाहे वो संघ का एफर्ट हो, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एफर्ट हो, जो कि एक इकाई है संघ की ही, ये सारा एफर्ट यही 14 से 17 करोड़ वोटर्स को लेकर है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि भाई हमने जो है पसमानदा मुसलमानों के फेवर में बहुत काम किया है। पसमानदा मुसलमान सामान्यतः गरीब और कम शिक्षित हैं। हाँ ठीक है। एक सर्वे आया था 2020-21 में, उसके अनुसार मुस्लिम समुदाय में पेयजल उपलब्धता 94.9% और शौचालय की सुविधा 97.2% तक बढ़ी है। लेकिन पसमानदा मुसलमानों की विशिष्ट स्थिति पर अभी कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है। हो सकता है जब भारतीय सरकार जातिगत जनगणना कराए तो इसमें डेटा निकल कर आए। और ये जो जातिगत जनगणना पर जिसमें बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने यू टर्न क्यों लिया, या फिर ये भी इसी बात को पता लगाने के लिए कि आखिर ये जो 16 से 17 करोड़ वोट जो पसमानदा समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं, ये इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये आखिर कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो सारा ये जो गुणागणित चल रहा है, इसके इर्द गिर्द चल रहा है, ये आकलन कहता है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है विवेक कि 2020 के अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो 18 मुस्लिम विधायक बने थे और इनमें से 17 मुस्लिम विधायक जो थे वो स्वर्ण मुस्लिम थे। केवल एक मुस्लिम विधायक जो था वो पसमानदा था। और यही वजह है कि इस पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी की जा रही है और बिहार की एनडीए सरकार की तरफ से भी। मुझे मैं थोड़ा सा मेरा ये रहेगा कि पसमानदा मुसलमान है तो मुसलमान ही ना। मतलब आप सोचो, आप बता रहे हैं कि उसके नंबर 80 to 83% है। इतनी बड़ी आबादी है तो वोट तो वही कर रही है। तो इतनी बड़ी आबादी जो मुस्लिम आबादी है, जिसको हम पसमानदा मुसलमान कह रहे हैं, वो शुरुआत से आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं कर रही, तो वो नहीं कर रही नहीं। और इसमें चेंज है। जो बात आशीष ने कही उसको आप ध्यान में रखिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बोलिए। आशीष ने कहा कि
जो विधायक चुने गए उसमें जो मैं उस पे आता 90% हूं। यानी कि 18 में से 17 विधायक 18 में से 17 17 विधायक सवर्ण थे, मतलब कि मुस्लिम में अगड़ी जाति नहीं, वाले थे। अगड़ी जाति का तो होना, उनके अंदर पर नहीं, होना आप- मुसलमान। नहीं आप बात नहीं समझ रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लीजिए, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर मुसलमानों में अगड़ी जातियों का वर्चस्व पसमानदा के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। उनके उनके मैं उनके उसी पे कहने आ के रहा हूं। आधार पर मैं वोट डलते उसी हैं या पे फिर आ वोट रहा हूं। चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि इग्नोर तो- कहाँ किया आप कह रहे लीडरशिप, टॉप लीडरशिप। और आपको फिर ये भी याद करना होगा जो वक्फ वाला जो मुद्दा था, तब भी ये पासमानदा वाला कहा था कि भाई ये गरीबों की जो जमीन है, गरीब मुसलमानों की जो जमीन, उनका हक जो मारा जा रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप ही जो बात कर रहे हैं कि अगड़ी जाति वाले मुसलमान जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन लोगों के, उन्हीं को आगे रखा जा रहा है। और थोड़ा सा सॉरी स्टेट है कि केवल इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, चाहे वो चुन के आ रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं को उतार रही हैं। लेकिन चुनाव कौन कर रहा है? पासमानदा मुसलमान हो या कोई भी मुसलमान हो, या वो ऊंची जाति influence का है ना भाई। मैं नहीं, आप समझे नहीं। अब देखिए, आप नंबर्स ही तो मैटर है फिर वोट में, नंबर्स ही तो पासमानदा हो या कोई भी हो, मुसलमान वोट उन्हीं को कर रहा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं मैं कि कह रहा हूं हाँ, जो लीडर्स हैं, जो विधायक चुन कर आ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस, जो अगड़ी जाति के लोग हैं मुसलमानों में, वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई फलानी पार्टी आपके लिए ठीक नहीं है, फलानी पार्टी जो है वो आपको नुकसान देगी, आपका मस्जिद छीन लिया जाएगा, दरगाह छीन लिया जाएगा। तो उनका वर्चस्व मजबूत है वो, तो वो बाकियों को इन्फ्लुएंस करा के वो अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक वो इन्फ्लुएंस तोड़ने की कोशिश हो रही है वो यहाँ। हाँ, मतलब वो टॉप लीडरशिप जो है, उस टॉप लीडरशिप में जो इन्फ्लुएंस है उसको जरूर खत्म करने की। लेकिन आरएसएस आप कहें कि भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, लेकिन उसके आरएसएस के बिना मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बिल्कुल भी सरवाइव कर पाए, क्योंकि आरएसएस का जो काडर कह लीजिए, जो उसका जो मेंबर होता है, वो ग्राउंड लेवल तक जो है, अगर बीजेपी के सबसे जो मजबूत ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, मुझे लगता है एक आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, जो कि एकदम आप पश्चिम बंगाल, आप ये अब इस ये बार तो का अंडरस्टूड है, चुनाव बच्चा जानता है। नहीं, बच्चा जानता है, लेकिन इसको बीच में इग्नोर भी किया गया था। किस बीच बात में में? इग्नोर किया गया था जेपी नड्डा जी का जो बयान वो था। खैर विषयांतर हो जाएगा। नहीं, फिर यही तो आपको समझना है। आरएसएस अब इसको कर रहा है मीटिंग, क्या? जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे संवाद आरएसएस कर रहा है। ये बीजेपी की कोई मीटिंग नहीं हो रही है। अरे तो लेकिन पहली बार आरएसएस की मीटिंग नहीं है ना। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि पासमानदा मुसलमान जो टारगेट है, फिर पासमानदा मुसलमान वोट किसको करेगा तो बीजेपी को ना। और ये जो भूमिका तैयार की जा रही है आरएसएस की अच्छा, तरफ से, देखिए, नहीं सबसे ये महत्वपूर्ण- केवल पासमानदा आप mix and match मुसलमान कर रहे या हैं, थोड़ा सा बिहार को लेकर clarity नहीं होगा। रखिए थोड़ा सा। आप इसको समझिए Mix कि कर रहे हैं पिछली बार जो 2022 में चर्चा हुई थी, वो ज्ञानवापी को लेकर हुई थी, ज्ञानवापी। हिजाब को लेकर हुई थी, जनसंख्या को लेकर हुई थी, जो देश में जनसंख्या को बढ़ रहा है। चुनाव को फोकस करके ये मीटिंग नहीं होती आरएसएस की। जो Exactly. आरएसएस इसका का एक जो हिस्सा हो फोकस सकता होता है। है वो बड़ा होता है, वो राष्ट्र को Broader एक aspect साथ होता है। लेकर चलने की बात होती है और सभी को एक साथ बिल्कुल एक सहमत, धारा में बिल्कुल जोड़ने की सहमत। बात है। लेकिन आरएसएस जो भी करती है उसका फायदा नुकसान अगर कोई किसी को होगा तो बीजेपी को होगा। इस बार के चुनाव में जिस तरीके से आरएसएस को इग्नोर करने वाला जो स्टेटमेंट आया था, उसके बाद आपने लोकसभा के जो इलेक्शंस के रिजल्ट थे, वो जग जाहिर है कि भाई आप बीजेपी अगर आरएसएस को गलती से भी इग्नोर कर देगी तो उसका वो विषय खामियाजा नहीं है शिवम, वो विषय बिल्कुल। नहीं ये है। देखिए, फिर कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं, connect आरएसएस होता है। बात पसमानदा मुसलमानों की हो रही है अब और आप मुसलमान पासमानदा सेंट्रिक पर आ पॉलिटिक्स जाते की हो रही है। लेकिन एक विवेक आज का विषय यह है कि मुसलमान सेंट्रिक पॉलिटिक्स को क्यों चलन लेकिन और बढ़ावा मिल आप रहा इस है। बात को मतलब आप ये कहिएगा कि मैं इस बारे में केंद्र सरकार की तारीफ करूंगा कि पहली बार कोई सरकार आई जिसने पसमानदा मुसलमानों को लेकर बात कही। इससे पहले का अगर आप आंकड़े देखें 2050 से लेकर 2014 तक के बीच में, तो बिहार में तकरीबन 300 से ज्यादा विधायक जो थे वो मुस्लिम बने हैं, लेकिन इसमें पसमानदा मुसलमानों की संख्या महज 3% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर खुलकर चर्चा की और उसके बाद लोगों में समझ में आया कि यहां भी कम्युनिटी होती है। ठीक है, आपने पढ़ा, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है इसलिए हमें पता है कि मुसलमानों में इस तरह की कम्युनिटी होती है, वहां पर भी अगड़ा पिछड़ा होता है। लेकिन आम जन तक ये बात उस समय पहुंची और पसमानदा मुसलमानों को भी लगा कि अब हमें निकलने का एक रास्ता मिल रहा है। जो नया वक्फ संशोधन कानून आया है, अगर शिवम आप उसमें पढ़े तो पसमानदा मुसलमानों के लिए भी उसमें अलग से व्यवस्था की गई है, उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन इसमें कैच है ना, इसमें कैच ये है कि अब मुख्य मुद्दा क्या है। हम कहते हैं कि भाई मुसलमानों को बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है, या तो मौलानाओं से भड़काया जाएगा या फिर ऐसे लीडर्स की तरफ से भड़काया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप पासमानदा मुसलमान को आप साधने का प्रयास करें, वो ठीक है। आप उनको टिकट दे रहे हैं,
कि आप अगर आपको पता है कि भाई ये वोटर वोट करेगा, जो मुस्लिम वोटर है वो मुसलमानों को ज्यादा पहली पसंद मानता है, तो क्या आप पासमानदा लीडर्स को आगे लाकर उनको टिकट दे रहे हैं? क्या ये आपका फ्यूचर प्लान है? अगर है तो फिर ये ज्यादा इफेक्टिव है। केवल उनसे संवाद करने से हो जाएगा जब क्या? तक डिस्कशन नहीं होगा उनकी आर्थिक हालात पर, उनके सामाजिक हालात पर, और वो किस कंडीशन में इस समय है, जब तक उनको मुख्य धारा में लाने की बात नहीं होगी, तब तक उनके नाम पर कोई भी तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे इसके पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो बैठक है, जो मुलाकात है, वो आरएसएस करा रही है, बीजेपी नहीं करा रही, और ये इसका राजनीतिकरण एक तरह से मुलाकात का नहीं होना चाहिए। दरअसल ये बार बार इसीलिए राजनीति की तरफ इस पर फिर नजरिया जाता है, यही तो कंफ्यूज करता है। आप आरएसएस बीजेपी को बहुत अलग नहीं कर सकते। हाँ, वो इसीलिए आप जितना भी क्योंकि प्रयास ये कर जिस लो। समय पर ये जो मुलाकात हो रही करा है था ना, तो वो दिख गया। समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ अभी हम जब देख रहे हैं पूरा एसआईआर को लेकर चर्चा है, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, और जब पूरे देश में अगर इसकी बात हुई और कई डॉक्यूमेंट्स जो उसमें वैलिड ही नहीं माने जा रहे हैं, और इसके पहले भी हमने देखा था खासतौर से मान्यताओं की बात हो रही थी, ये कहा जाए कि जिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, एनआरसी लागू करने की बात हो रही थी, तो एक भय का माहौल था। हमने देखा नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स में वहां पर लगातार रिएक्शन सामने आए, सीमांचल जो बिहार से जुड़े हुए हैं वहां पर। एक और जानकारी इसीलिए आप मैं ये दीजिएगा कह रही हूं, नैना, एसआईआर से आपको कोई भय है? आपको देखिए कोई मेरे खतरा पास है? में जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मुझे नहीं लगता उसे कोई भय है। लेकिन खासतौर से पसमानदा की अगर बात हुई या फिर दूसरे मुस्लिमों की बात हुई, कई लोग शरणार्थी के तौर पर जिन्हें हम देखते हैं, ठीक है, उनकी आपत्ति जरूर नजर आती है कि भाई अगर जो वो जो शरणार्थी 2 से है, 3 पीढ़ियां पहले तो रही भी हैं, तो उनके भी पास में कागजात कैसे होंगे ना, हाँ। उसकी भी एक तय लिमिट होती है ना। और इससे थोड़ा मैं एसआईआर वाला मुद्दा थोड़ा सा विषांतर ना हाँ। हो जाए, मैं इसीलिए नहीं एसआईआर का मैंने बीच में इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक तरफ ये आरएसएस वाली मीटिंग और दूसरी तरफ जमीयता वाली जो मीटिंग है, वो भी मदनी सबको एकजुट करते हुए उस मुलाकात में भी एसआईआर का जिक्र हुआ। आज अब मीटिंग में जमीयत आपको उलेमा मोहन हिंद भागवत में जी को भी- समझना होगा, उनकी सोच को। जो देखिए, अब जो दरगाह वाले मामले, चाहे शिवलिंग वाला मामला, उनका स्टेटमेंट, उसको आप केवल एक स्टेटमेंट में समझ लें कि भाई उन्होंने ये कह दिया, अरे मोहन भागवत जी ने क्या कह दिया। लोग यही सोचते हैं शिवलिंग मत ढूंढो। आपको ये समझना होगा, मुख्य मुद्दे होते हैं, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा। देखिए, सनातनियों का मुख्य मुद्दा क्या था? राम मंदिर। अब उस टारगेट को अचीव किया, उसके बाद अगला आपके पास टारगेट क्या है? उसको अचीव करने के। लेकिन अगर आप सोचें कि एक साथ सभी कुछ, हर मंदिर, जो आरोप है, जो कहा जाता है सनातनियों की तरफ से कि भाई इतने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना गया, आप सोचें कि तुरंत सभी को एक साथ कर लिया जाए, जो दरगाह वाले मामले पर भी उस तरीके से स्टेटमेंट आया। तो मोहन भागवत जी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं ताकि जो एक सिस्टमैटिक ढंग से जो लीगल लड़ाई भी चल रही है, उसको भी कुछ लोग हाईजैक ना कर लें, कुछ अपने आप को नेता ना बना ले। क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड आप देख लीजिए, हर कोई आता है, कोई एक मुद्दा उठा लेता है, तो वो हिंदुत्व का, खुद को नेता साबित करने का प्रयास करता है। कितने दल हैं, हिंदू दल हैं, और उससे बचाने का जिस तरीके से प्रयास यहां पर किया गया, ये उनके स्टेटमेंट्स में। अब ये जो मुलाकात भी उनके साथ जो कर रहे हैं, तो ये उनका एंगल भी आपको समझना होगा कि ये राष्ट्रवाद के मुद्दे से, पासमानदा मुसलमान बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि एंटी मुस्लिम छवि बनाने का जो प्रयास विपक्ष कर रहा है, ये उसको तमाचा है। विवेक, मुझे लगता है कि ये टोटल जो है वो मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, जिसके पीछे वोट बैंक की ताकत है। इसके पीछे बीजेपी आज से नहीं, एक दशक से ज़्यादा से काम कर रही है। बीजेपी ने हाल के साल में अगर बात करें तो अभी आप बीजेपी आरएसएस दोनों ये मान रहे हैं 2013 कि साथ ही हैं। मैं बीजेपी की अलग की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बता रहा हूँ। आरएसएस का तो अपना चलता रहता है, जैसे कि आशीष ने बताया कि आरएसएस जो है कार्यक्रम अभी से नहीं, लंबे समय से चला रही। बीजेपी भी इसमें लगी हुई है। 2013 में उत्तर प्रदेश में बुनकर सेल और 2017 में उड़ीसा में पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी लाभ देने की बात की गई। 2023 में बीजेपी ने मोदी मित्र जैसे अभियान शुरू किए, जिसमें मुसलमान समुदाय के नेताओं को शामिल किया गया ताकि केंद्रीय योजनाओं जैसे कि आवास योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान भारत के लाभों को प्रचारित किया जा सके। और 2025 में जो है वो रमजान के दौरान 32,000 मस्जिदों के माध्यम से सौगाते मोदी कार्यक्रम भी चलाया गया। तो ये सब मुझे लगता है कि इसके केंद्र में कहीं ना कहीं वोट बैंक की ताकत है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और ये कब वोट बैंक के नजरिए से इस कोशिश को किया जा रहा है। और देखना होगा फिलहाल ये कोशिश कहाँ तक रंग लाती है, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। बहरहाल न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा ये शो? अगर डिजिटल पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।